स्वागत है आपका 5 फिंगर क्लासेस की 24 सीरीज में। और इस सीरीज में आपके सामने आज आशुबेल के संज्ञानात्मक अधिगम के सिद्धांत को प्रस्तुत किया जाएगा। इस सिद्धांत पर चर्चा की जाएगी और आशुबेल ने अपने इस अधिगम सिद्धांत में जिन जिन प्रमुख बिंदुओं पर फोकस किया है उन बिंदुओं को आपके सामने रखा जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन फॉर्म सीरीज में आपके सामने पहला प्रश्न है कि डेविड पॉल आशुबेल किस देश के निवासी थे। तो दोस्तों और प्रिय छात्र छात्राओं, डेविड पॉल आशुबेल, जो कि आशुबेल का पूरा नाम है, वो अमेरिका के प्रसिद्ध संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक थे। तो वह अमेरिका के निवासी थे। अगला दूसरा प्रश्न देखिए, आशुबेल ने किन किन पुस्तकों की रचना की। तो आशुबेल की 4 प्रमुख पुस्तकें मैंने यहाँ पर दी हैं, जिसमें पहली है ईगो डेवलपमेंट एंड साइकोपैथोलॉजी, जो उन्होंने 1996 में प्रकाशित की। दूसरी पुस्तक है द एक्विजिशन एंड रिटेंशन ऑफ नॉलेज, जो उनके द्वारा सन 2000 में लिखी गई। अगली किताब है थ्योरी एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलिसेंट, जो उनके द्वारा सन 2002 में प्रकाशित की गई। और चौथी किताब है डेथ एंड द ह्यूमन कंडीशन, जो उनके द्वारा सन 2002 में लिखी गई। तो इनमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध किताब है थ्योरी एंड प्रॉब्लम ऑफ एडोलिसेंस, जो उनके द्वारा 2002 में लिखी गई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि आशुबेल ने अधिगम के कितने प्रकार बताए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है। तो आशुबेल ने अधिगम के 4 प्रकार बताए हैं, जिसमें पहला है रटंत अधिगम, दूसरा है अर्थपूर्ण अधिगम, तीसरा है अभिग्रहण अधिगम और चौथा है अन्वेषण अधिगम। यहाँ पे मैंने दोनों भाषाओं में, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, इसको देने का प्रयास किया है जिससे सभी विद्यार्थी इसको ध्यान से समझ सकें। तो रटंत अधिगम, जिसको इंग्लिश में रोट लर्निंग कहा गया, अर्थपूर्ण अधिगम, जिसको इंग्लिश में मीनिंगफुल लर्निंग कहा जाता है, अभिग्रहण अधिगम, जिसको इंग्लिश में रिसेप्शन लर्निंग कहा जाता है, और अन्वेषण अधिगम, जिसको इंग्लिश में डिस्कवरी लर्निंग कहा जाता है। तो इस प्रकार आशुबेल ने अधिगम के 4 प्रकार बताए। अगला प्रश्न देखिए कि आशुबेल के अनुसार रटंत अधिगम या रोट लर्निंग क्या है। तो रोट लर्निंग के बारे में आशुबेल ने बताया कि इससे तात्पर्य बालक द्वारा पाठ को बिना बोध किए या समझे उसको यथावत सीख लेने से है। यानी कि बालक द्वारा किसी भी पाठ को बिना समझ के और बिना उसको कॉम्प्रिहेंस किए हुए उसको यथावत जैसा वो लिखा हुआ है उसको रट लेने से है। जैसे बच्चों के द्वारा कविताओं को याद करना, काउंटिंग को याद करना, टेबल्स को याद करना, ये रटंत अधिगम पर या रोट लर्निंग पर आधारित होती हैं। अगला प्रश्न देखिए, रटंत अधिगम के माध्यम से बालक किन किन पाठ्य क्रियाओं को सीखता है। यहाँ पर आपके लिए इस बात को जानना जरूरी है कि किन किन बातों को सिखाते समय हमें अधिगम के किस प्रकार को ध्यान में रखना है। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनको रोट लर्निंग के माध्यम से सीखा जाता है और कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनको मीनिंगफुल लर्निंग के माध्यम से सीखा जाता है। तो यहाँ पर कुछ क्रियाओं के नाम लिखे हुए हैं, जैसे छोटी छोटी कविताओं का सीखना, शब्द युग्म सीखना, अंगों के नाम सीखना, फलों एवं सब्जियों के नाम सीखना, रंगों के नाम सीखना या उनको याद करना, और अक्षर व अंकों को सीखना। तो इस प्रकार से ये कुछ क्रियाएं हैं जिनको बच्चा नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी में इनको सीखता है। तो वहाँ पर जिस विधि को प्रयोग में लाया जाता है वह है रोट लर्निंग मेथड। अगला प्रश्न देखिए, अर्थपूर्ण अधिगम को आशुबेल के द्वारा क्या नाम दिया गया। तो अर्थपूर्ण अधिगम को आशुबेल ने अर्थपूर्ण आत्मसातकरण भी कहा है। 7वें प्रश्न पर आते हैं, जहां पर आपके सामने या आपसे पूछा जा रहा है कि आत्मसातकरण क्या है। तो आत्मसातकरण शब्द को कई मनोवैज्ञानिकों ने और खास तौर से संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिकों के द्वारा इसको अपने सिद्धांत में प्रयोग में लाया गया है, जैसा कि जीन पियाजे के द्वारा और आशुबेल के द्वारा। तो यहाँ पर आत्मसातकरण का अर्थ है कि जब बालक सीखी हुई सामग्री को पूर्व अनुभव के साथ सफलतापूर्वक जोड़ लेता है और अपनी संज्ञानात्मक संरचना में परिवर्तन कर लेता है।
तो इस प्रक्रिया को आत्मसातकरण कहा जाता है। सामान्य रूप से इस बात को समझें कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर पूर्व अनुभव होते हैं। उन पूर्व अनुभव के आधार पर व्यक्ति नवीन सामग्रियों को सीखता रहता है और उनको लगातार एक दूसरे से कनेक्ट करता रहता है। जब भी हमारे सामने कोई क्रिया या प्रतिक्रिया होती है तो हम सबसे पहले पूर्व अनुभव के माध्यम से उनको जानने का प्रयास करते हैं, और जब हमारे सामने कोई नया अनुभव आता है तो हम अपनी संज्ञानात्मक संरचना में परिवर्तन करते हुए उसको आत्मसात कर लेते हैं। इसी पूरी प्रक्रिया को आत्मसातकरण कहा जाता है। 8वां प्रश्न आपके सामने है कि आशुबेल के अनुसार अर्थपूर्ण सीखने हेतु क्या आवश्यक है। यानी कि जब हम मीनिंगफुल लर्निंग मेथड के माध्यम से किसी क्रिया को सीखते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं। तो उसके लिए पहला जो बताया गया आशुबेल के द्वारा कि मीनिंगफुल कंटेंट, यानी कि जो कंटेंट आपके सामने है वह मीनिंगफुल या अर्थपूर्ण होना चाहिए। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि अर्थपूर्ण सीखने की मानसिक तत्परता, यानी कि सीखने के लिए लर्निंग सेट का होना आवश्यक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न आपके सामने है कि अभिग्रहण अधिगम से आशुबेल का क्या तात्पर्य है। कि आशुबेल के अनुसार अभिग्रहण या रिसेप्शन लर्निंग में पाठ्य सामग्री को बोलकर या लिखकर छात्रों के सामने प्रस्तुत किया जाता है और छात्र उसको आत्मसात करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर रिसेप्शन लर्निंग के माध्यम से जो कंटेंट है या पाठ्य सामग्री है उसको बोलकर और लिखकर छात्रों के सामने प्रस्तुत किया जाता है और छात्र उसको सुनकर और लिखकर आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। 10वां प्रश्न आपके सामने है कि आशुबेल के अनुसार रिसेप्शन लर्निंग या अभिग्रहण अधिगम कितने प्रकार का होता है। तो आशुबेल के अनुसार अभिग्रहण अधिगम 2 प्रकार का होता है, जिसमें पहला है रटंत अभिग्रहण अधिगम और दूसरा है अर्थपूर्ण अभिग्रहण अधिगम। इसको इंग्लिश में कहेंगे रोट रिसेप्शन लर्निंग और मीनिंगफुल रिसेप्शन लर्निंग। आशुबेल अन्वेषण सीखने को किस प्रकार प्रकट करते हैं। 11वां प्रश्न ये आपके सामने है। तो आशुबेल के अनुसार अन्वेषण सीखना या डिस्कवरी लर्निंग वह है जिसमें छात्र उपलब्ध सामग्री में से नए विचार, नए नियम या नए संप्रत्यय को अन्वेषण करके सीखता है। यानी कि जब बालक किसी भी क्रिया में से किन्हीं नए विचारों को, नए नियमों को या नए कंसेप्ट को खोज करके सीखता है तो उस सीखने की विधि को अन्वेषण सीखना विधि या डिस्कवरी लर्निंग मेथड कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए। 12वां प्रश्न आपके सामने है कि आशुबेल के अनुसार अन्वेषण अधिगम कितने प्रकार का होता है। तो आशुबेल के अनुसार अन्वेषण अधिगम या डिस्कवरी लर्निंग 2 प्रकार का होता है, जिसमें पहला है रटंत डिस्कवरी अन्वेषण अधिगम और दूसरा है अर्थपूर्ण अन्वेषण अधिगम। प्रथम को इंग्लिश में कहेंगे रोट डिस्कवरी लर्निंग और द्वितीय को इंग्लिश में कहेंगे मीनिंगफुल डिस्कवरी लर्निंग। अगला प्रश्न आपके सामने है कि आशुबेल ने अपने संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत में सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व किसको माना। तो अभी कुछ देर पहले इसकी चर्चा की गई थी कि आशुबेल ने अपने संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत में सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व आत्मसातकरण को माना है। 14वां प्रश्न आपके सामने है कि आशुबेल के अनुसार बालक द्वारा आत्मसातकरण कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो यहाँ पर आशुबेल के द्वारा कुछ अधिगम की अलग विधियों को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया, जिसमें 4 विधियां आपके सामने हैं। कि पहला है योगात्मक अधिगम, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कॉम्बिनेशनल लर्निंग। दूसरा है अधीनस्थ अधिगम, जिसको इंग्लिश में कहा गया है सबऑर्डिनेट लर्निंग। तीसरा है सह संबंधात्मक अधिगम, जिसको इंग्लिश में कोरिलेटिव लर्निंग कहा जाता है। और चौथा है उच्चस्थ अधिगम, जिसको सुपर ऑर्डिनेट लर्निंग आशुबेल के द्वारा कहा गया है। तो ये 4 प्रकार आत्मसातकरण के बताए गए हैं। आत्मसातकरण का मतलब आप समझ गए होंगे कि जब हम किसी भी सूचना को अपने मानसिक संरचना में
लाते हैं तो हमें उस संरचना को समझने के लिए अपने मेंटल स्ट्रक्चर में कुछ परिवर्तन करना पड़ता है, और जब हम परिवर्तन करके उसको ग्रहण कर लेते हैं तो उस प्रक्रिया को आत्मसात्करण कहा जाता है। तो यहाँ पे आत्मसात्करण आशुबेल के अनुसार 4 प्रकार से किया जा सकता है। ये 4 प्रकार आपके सामने हैं। और अंतिम प्रश्न आपके सामने है, 15वां प्रश्न है कि आशुबेल ने अधिगम के संबंध में क्या माना था। तो आशुबेल का मानना था कि बालक किसी वस्तु की खोज करके सीखने की अपेक्षा उससे अधिक उसके संपर्क में आने से सीखता है। यानी कि आशुबेल मानते थे इस बात को कि बालक जो है किसी वस्तु की खोज करके या डिस्कवरी के द्वारा इतना ज़्यादा नहीं सीखता, बल्कि उस वस्तु के संपर्क में आने पर ज़्यादा सीखता है। तो ये 15 प्रश्न आशुबेल के सिद्धांत के आपके सामने आए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो सीरीज मैं यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ और जो नए नए तरीके से प्रश्न आपके सामने लाए जा रहे हैं, कि आपको किसी भी तरीके से जैसा भी आप पढ़ना चाहें आप इनको ग्रहण कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ में आज इस सीरीज को 5 फिंगर क्लासेस की 24 सीरीज को यहीं पूरा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।